ये किसी को भी नहीं पता। ये आई थिंक मैं इस इंटरव्यू में बताने जा रही हूँ। आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, आपको नहीं पता होता कि कपड़े कैसे पहनना है। मैंने आपको गंदी बात में भी देखा है। देखा था आपने? हाँ, तो वो जो कैरेक्टर था, अरे हाँ, वो भी उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। उसकी वजह से मुझे बाटला हाउस मिली जॉन अब्राहम के साथ। उसी की वजह से मुझे रंगबाज मिला। सब वहाँ इंग्लिश में बात करते थे। वो भैंजी भी बोला था बिकॉज मेरा ड्रेसिंग सेंस वाज नॉट वेरी गुड। मेरे को आज जितना भी बॉम्बे में काम मिला आने के बाद, इसलिए नहीं मिला कि मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोलती थी या हिंदी मेरी ज़्यादा अच्छी थी। मुझे इसलिए काम दिया गया था कि मैं एक्टिंग, मैं बूगी वूगी में मैंने पार्टिसिपेट किया। इंडियाज गॉट टैलेंट में मैं एक शो किया था कलर्स के लिए, शक्ति। ओके, ठीक है, उसमें मैंने एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया। बुद्धिज्म ने कैसी आपकी लाइफ चेंज की, उसके बारे में सो आज हमारे साथ सोनम अरोरा जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म्स में, वेब सीरीज़ में और सीरियल में काम किया है। सो कैसे हो सोनम जी? हाँ, कैसी लग रही हूँ मैं? आप तो मस्त लग रहे हो। बस ठीक है, मस्त ही हूँ मैं। सो मैं अभी ये पूछना चाहूँगा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको शायद नहीं पता होगा। हमें तो पता था आपके बारे में, बट बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा, तो उनको आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। हाय, मैं कैसे क्या क्या बताऊँ उनको इंट्रोडक्शन में। यस, माय नेम इज़ सोनम अरोरा। मैं एक पंजाबी लड़की हूँ और जिसका बॉर्न दिल्ली में हुआ था, लेकिन ब्रॉटअप मेरा जो स्कूलिंग वगैरह हुई है वो करनाल हरियाणा, आपने सुना होगा, वहाँ पर मेरी स्कूलिंग हुई। एंड आफ्टर दैट फिर से हम दिल्ली शिफ्ट कर गए बिकॉज ऑफ पापा का बिजनेस एंड ऑल। एंड उसके बाद फिर वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की, कॉरस्पॉन्डेंस, नॉट रेगुलर। सो कौन सा कोर्स किया था? आर्ट्स में ही किया था। आर्ट्स नॉर्मल था मेरा, कुछ ऐसा मैंने साइंस या मैथ ऐसा कुछ नहीं लिया था। क्योंकि उसके साथ मैं अपना फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर रही थी नोएडा से, IIFT नोएडा। एंड देन साइड बाय साइड मैं मॉडलिंग में भी ट्राई कर रही थी। और फिर फर्स्ट मुझे लॉन्च जो कर दिया था वो टी सीरीज़ ने, दिव्या घोसला ने अपने फर्स्ट म्यूजिक वीडियो में मुझे ले लिया था। मिथुन जो सिंगर कंपोजर हैं, अभी तो बहुत बड़ा नाम हो गया, उनका फर्स्ट म्यूजिक वीडियो मैंने किया था, तू ही मेरे रब की तरह है। एंड आई वाज वेरी यंग दैट टाइम। ओके, सो आपका चाइल्डहुड कैसा था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आप कैसे नॉटी पर्सनालिटी थे या फिर शाई या फिर एक्सट्रोवर्टेड? सब थी। एक्चुअली स्कूल में तो मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, पढ़ाई में हमेशा, तो मतलब बहुत हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी और हर एक्टिविटीज़ में, स्कूल की एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे होती थी, चाहे वो डांस हो। डांस में मैं बहुत अच्छी थी। उसकी वजह से ही आई थिंक मुझे इस इंडस्ट्री में जो पाथ मिला, बिकॉज ऑफ माई डांस स्किल्स। और हर, चाहे वो रंगोली कंपटीशन हो, चाहे डिबेट कंपटीशन हो, चाहे कुछ भी हो, आई वॉज लाइक टॉपर। ओके, तो यस। सो आप अपने स्कूल में डांस हो गया, एक्टिंग हो गया, उसमें पार्टिसिपेट करते थे? यस। सो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी को इनहेंस करने के लिए, राइट? सो आपको लगता है कि वो जो आपने स्कूल में किया, कॉलेज में किया, वो आपको अभी लाइफ में काम आ रहा है? हाँ, यू कैन से, बट दैट टाइम आप इतने छोटे होते हो कि आपको पता नहीं होता कि ये आपका फ्यूचर में बन जाए। आजकल की जनरेशन आर वेरी स्मार्ट, बट इन आवर टाइम मतलब इतना कुछ समझ नहीं आता था। हाँ, डांस करना अच्छा लगता है, चलो डांस कर लिया। ये करना अच्छा लगता है, ये कर लिया। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। लेकिन अगर आप ये बोलो कि हाँ उस टाइम पे सोच लिया था कि हाँ यही परस्यू करना है, नहीं, इतना कहाँ सोचते थे पहले। सो जब आप 12th में रहोगे, तब आपके क्या ड्रीम्स थे? आपको क्या बनना था? मुझे मेरी ना मासी ऑल इंडिया हॉस्पिटल में नर्स है, ओके, दिल्ली में। तो उनको जब मैं देखती थी ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जब मैं बहुत छोटी थी, आते थे, जब मैं उनसे मिलती थी तो मुझे था कि अरे मैं डॉक्टर बनूंगी बड़ी होके। ओके। पता तो वो था तो नहीं। सभी बच्चों को होता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, साइंटिस्ट। लेकिन कीड़ा हमेशा से डांस और ब्यूटी का था। ओके, मतलब आर्टिस्टिक वे में आपका ज़्यादा अप्रोच था चीज़ों को लेकर, हाँ, डांस, ऑल द सिंगिंग। टाइम। तो फिर मुझे था कि मैं तो डॉक्टर बनूंगी, लेकिन स्लोली पता चला कि फिर मेरे घर की सिचुएशन वाज नॉट वेरी गुड फाइनेंशियली। पापा का बिजनेस में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, जिसकी वजह से स्कूल में मैं मेडिकल नहीं ले पाई। ओके, वो आज मुझे लगता है कि अच्छा नहीं ले पाई। हाँ। जो भी होता है ना लाइफ में वो अच्छे के लिए सो होता आई है। थिंक वो मोमेंट पे हमें लगता है कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, गलत हो गया। हाँ, बट लॉन्ग टर्म में चीज़ें देखते हो तो देखते ऐसा हो तो लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ अच्छा है। हो गया।
तो बस ऐसे ही वो डॉक्टर नहीं तो एक्टर बन गई, एक्टर हो गई तो यहाँ सब कुछ बन गई। ओके। सो आपने बताया कि आप स्टार्टिंग में जो आपका जो करियर था वो आपने फैशन में स्टार्ट किया, हाँ जी। देन फैशन से लेकर एक्टिंग में कैसे चीज़ें चेंज? फैशन का मैंने जानबूझ के किया था क्योंकि बिकॉज मेरी अपब्रिंगिंग सारी हरियाणा में हुई थी और हरियाणा दैट टाइम वाज नॉट वेरी लाइक पॉश और वेरी लाइक स्टाइलिश सिटी और लोगों को पता भी कुछ आता ही नहीं था। आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, आपको नहीं पता होता कि कपड़े कैसे पहनना है। वो तो दिल्ली की जो गर्ल्स थी या सिटीज़ की, बड़े सिटीज़ की लोगों को ज़्यादा नॉलेज थी। तो वो मेरे को था कि अगर मुझे एक्टिंग में परस्यू करना है तो मुझे ग्रूमिंग करनी होगी, मुझे ड्रेसिंग सेंस सीखना होगा, वे ऑफ टॉकिंग सीखना होगा क्योंकि इस लाइन में ये भी देखा जाता है। हाँ, यस। तो फिर उसलिए मैंने जानबूझकर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया खुद को ग्रूम करने के लिए। ओके। या सो आपने बताया कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, राइट? हाँ जी। सो जब हिंदी मीडियम से कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं हाँ, कि हमेशा ही इनसिक्योरिटी होती है सिक्योरिटी, कि यस यस। कहीं कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे। हाँ, ऐसा हुआ तो मेरे ऐसा साथ। हुआ आपके साथ? ये हाँ, वही। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्टिंग में आने से पहले ना क्योंकि घर का सिचुएशन वाज नॉट वेरी गुड, तो मुझे जॉब भी मैंने बहुत की। ये किसी को भी नहीं पता, ये आई थिंक मैं इस इंटरव्यू में बताने जा रही हूँ। मैंने एयरटेल कंपनी में जॉब किया, जॉब क्या था? कस्टमर केयर में, जो आप रिकवरी करते हैं ना, कस्टमर से पैसे निकलवा, वो मैंने जॉब की है। और आप अभी ये ऑनलाइन सिलेंडर बुकिंग होने लग गया है और अब तो खैर पाइपलाइंस लग गई है। पहले याद है छोटे जब हम थे तो हमारे फादर या पेरेंट जाते थे बुक, कॉल भी नहीं करते थे। मैं वो जनरेशन से जहाँ पे हम कॉल करके बोलते थे कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, या फिर वो बुक होती थी सिलेंडर बुकिंग की, जो आप जाते थे ऑफिस एंड वहाँ पर आपको बुकिंग करानी पड़ती थी वहाँ ऑनलाइन, क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत कम होते थे। तो मैंने वो जॉब भी की है, मुझे 1500 रुपये पर मंथ मिलते थे। 2 महीने मैंने वो जॉब की थी एंड वहाँ पे मैं बुकिंग करती थी, लोगों का सिलेंडर का बुकिंग ऑनलाइन करती थी। फिर उसके बाद मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया दिल्ली में, स्पैनको स्पर्श में जॉब किया। हाँ, वहाँ मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई बिकॉज सब वहाँ इंग्लिश में बात करते थे और बिकॉज वो दिल्ली हाइट्स पीपल थे एंड आई वाज फ्रॉम लाइक करनाल। तो वहाँ पर मुझे भैंजी भी बोला था बिकॉज मेरा ड्रेसिंग सेंस वाज नॉट वेरी गुड। तो भैंजी भी बोलते थे, मैं सूट सलवार पहनती थी, वो सब जीन्स टी शर्ट टॉप ये सब पहनते थे। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आया था, लेकिन मेरा में कॉन्फिडेंस बहुत है। मैं गलत भी होती थी ना, मुझे लगता था मैं सही हूँ। तो ये चीज़ में मैं हमेशा मुझे कोई हरा नहीं पाया, तो ये चीज़ में मैं अच्छी निकल गई, इसलिए फिर मैंने खुद को ग्रूम किया बहुत ज़्यादा। बट देन जब आप एक छोटे गांव से आते हो, छोटे शहर से आते हो एंड ऐसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाते हो या फिर मुंबई में आते हो, बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती है। तो आपको क्या ऐसे चेंजेस फील हुए? हाँ, ये पहले तो यस, मेरी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो गई। पर्सनालिटी इम्प्रूव कैसे होती है, ये मैं एक जानना चाहूँगा। मतलब क्या आपने चीज़ें नोटिस की कि हाँ ये चीज़ों की वजह से आज जो भी मैं हूँ वो मैं बन पाई हूँ? फर्स्ट ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस, कि आपको ठीक है लोग जो भी बोल रहे हैं बोलने दो, उनका तो काम ही है बोलना, लेकिन आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं भले ही चाहे मेरी इंग्लिश वॉज नॉट वेरी गुड दैट टाइम, मेरा ड्रेसिंग सेंस वॉज नॉट वेरी गुड दैट टाइम, बट एक चीज़ मेरे अंदर हमेशा अच्छी थी। मुझे लगता था कि जो मेरे अंदर टैलेंट है ना, वो किसी में नहीं है। वो जो आज लड़कियों ने जिन्होंने मुझे बात की थी उस टाइम पे, आज वो कहाँ है और आज मैं कहाँ हूँ, बिकॉज ऑफ माई टैलेंट। मेरे को आज जितना भी बॉम्बे में काम मिला आने के बाद, इसलिए नहीं मिला कि मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोलती थी या हिंदी मेरी ज़्यादा अच्छी थी। मुझे इसलिए काम दिया गया था कि मैं एक्टिंग अच्छी करती थी, मुझे मेरा काम आता था करना। और आज भी अगर मुझे ऑफर होते हैं रोल, वो मुझे ये नहीं है कितनी पढ़ी लिखी है या वो, ये कितना अच्छी परफॉर्मेंस देती है ऑन स्क्रीन, कॉन्फिडेंस कितना है, उस वजह से मुझे काम मिला है। तो वो मेरा हमेशा से अच्छा था। मेरे बचपन से मैं स्टेज में, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैं कभी कोई क्लासेस नहीं गई, स्कूल नहीं गई, मैं डांस में इतनी कॉन्फिडेंट थी ऑन स्टेज। मैं बूगी वूगी में मैंने पार्टिसिपेट किया, इंडियाज गॉट टैलेंट में मैं सेलेक्ट हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस स्टेज पर। सो आपका जो कॉन्फिडेंस था वो कहाँ से आया? बिकॉज आप अच्छे स्टूडेंट थे इस वजह से कॉन्फिडेंस आया, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि स्कूल में हमेशा मैं टॉप आती थी तो टीचर्स ने बहुत प्यार किया। घर में स्पेशली मुझे लगता है कि जर्नी घर से शुरू होती है। पेरेंट्स ने, अगर आपका पेरेंट्स ये हमेशा बोलते रहेंगे कि ये ख़राब है, ये ख़राब है, ख़राब है, तो वो नेगेटिविटी आपके बच्चों में आएगी कि वो ख़राब है। बट मेरे पेरेंट्स ने ऑलवेज ये बोला,
अच्छी डांसर है। सबने गली में सबने बोला, स्कूल में सबने बोला, जो हमारे रिश्तेदार थे उन्होंने बोला बड़ी टैलेंटेड है आपकी बेटी, बड़ी सुंदर दिखती है। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा कि यार मैं तो विद सुंदर भी टाइम ये दिखती चीज़ें हूँ, boost हाँ मैं डांस भी अच्छा करती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली मुझे लगता है मेरे घर से डेवलप हुआ। ओके, सो आई थिंक आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। एंड अंडर कॉन्फिडेंट होने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि आप कौन सी फैमिली से आ रहे हो यस, और लोग आपको क्या बोल रहे हैं। आप तो पढ़ाई में अच्छे थे, इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस मिला बिकॉज सब आपको अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप डांस में अच्छे हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो। बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको अप्रिसिएशन नहीं नहीं मिलता है, मिलता। राइट? सो उनके लिए तो थोड़ा सा चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। हाँ, बट मैं यही बोलूँगी कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बाहर तो कहते हैं ना, जब आपके घर में सपोर्ट हो तो आप बाहर की लड़ाई लड़ लेते हो। ओके। सो इसीलिए जब आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, वो आपको अप्रिशिएट करे, आपको प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, आपकी बातों को अंडरस्टैंड करे, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी इंसान आपको हरा सकता है। तो मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव, मेरे पापा ऑलवेज बोला है कि ये कर सकती है और शी कैन डू और शी इज़ डूइंग गुड, और ऑलवेज अप्रिशिएट जो मिला है मुझे घर से, तो बाहर का मुझे नहीं भी करे अप्रिशिएट, आई डोंट केयर। ओके, सो बट बहुत सारे लोगों को तो घर से ही अप्रिसिएशन नहीं मिलता। नहीं मिलता। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई आते हैं एंड वो अपनी फैमिली में ये भी नहीं बताते कि मैं एक्टिंग के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज इफ़ वो लोग ये बताएंगे तो शायद उनको यहाँ पे आने ना मिले। सो वो लोग अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट रख सकते हैं यार, अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? बिकॉज आपका तो आपके फैमिली से मिला तो अच्छी बात है कि वो मिल गया, बट बहुत लोग तो ये अलाउ भी नहीं करते कि यार तू जाके वहाँ पे एक्टिंग कर, बिकॉज बहुत लंबा स्ट्रगल का टाइम है। सो वैसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि वो कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं? मैं यही बोलूँगी, जो भी आप फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, चाहे डॉक्टर, चाहे एक्टर, एनीथिंग, तो वो जो फील्ड में आप जा रहे हो ना, पहले उसमें अपना बेस अच्छा करो। ओके। खुद को कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपको रिजेक्ट ना कर पाए। ओके। ठीक है, वैसे तो रिजेक्शन तो आप बहुत अच्छे भी हो नॉर्मल तो है, भी हाँ। मिलता ही मिलता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपनी लाइन्स अच्छे से डिलीवर कर रहा हूँ, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ अपने काम को लेके। काम को लेकर, तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। और सेकंड, जितना मैं अब मेरे को हुआ है, जो मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हुआ है, आप में विजडम होना चाहिए, नॉलेज लो, जितनी हो सकता है ना इस दुनिया के अंदर, नॉलेज लो, बुक्स पढ़ो, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जो भी आपको सिनेमा दिखता है वो देखो। ओके। ठीक है, जितने लोगों से आप मिलोगे, कॉन्वर्सेशन करोगे, आप बस मिलो, आप जानो, क्योंकि आधा कॉन्फिडेंस मेरा वैसे भी बड़ा है। मैं हमेशा लड़कों की, मैं बड़ी बेटी हूँ अपने घर में, तो मुझे हमेशा हर चीज़ की फ्रीडम मिली है, तो मैं अकेले ट्रैवल भी करा है। अब मैं अकेले जब सोलो ट्रैवल करती हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ, तो उससे मेरी जो बोलूँगी पॉजिटिविटी एंड देन कॉन्फिडेंस, वो ज़्यादा बूस्ट हुआ है। ओके। तो मैं कहूँगी खुद पे काम करो, ताकि कोई भी आपको ना लेट डाउन ना कर पाए इस दुनिया के अंदर। आप किसी भी फील्ड में जाओ या रिलेशनशिप में भी जाओ, नो वन कैन लेट डाउन। ओके, सो सबसे पहले आपने हरियाणा से बताया, राइट? अब हरियाणा से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से मुंबई आए। हाँ जी। ये जर्नी के बारे में मेरे को थोड़ा सा बताओ कि दिल्ली से मुंबई कैसे आना हुआ, क्या प्रोसेस था, क्या स्टोरी थी उसके पीछे, वो मैं जानना चाहता हूँ। मुझे तो टी सीरीज ने लॉन्च कर ही दिया था दिल्ली में। बट देन वो टी सीरीज नहीं, आपके पास लॉन्च कैसे आया आया? था? हाँ। मैं एक ना कॉर्पोरेट शोज देखे आपने, जो डांस शोज होते हैं, डांस ग्रुप जाता है, डांस शोज करते हैं कोई मैंने कॉर्पोरेट, सिंगिंग का देखा है, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कॉर्पोरेट शो करते हैं सिंगिंग में, तो ऐसे डांस का जैसे मुझे डांसर्स भी होते हैं, जो बैक डांसर्स भी होते हैं, हाँ, या हाँ, फिर उनको प्रॉपर डांस के लिए, जैसे कोई सेलिब्रिटी को नहीं बुला पाता तो वो डांस ग्रुप को बुला लेता है। तो ऐसे ही मैं एक डांस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था मैंने दिल्ली में, तो उसके थ्रू मैं एक शो कर रही थी दिल्ली में, और वहाँ पर एक और डांसर आया हुआ था। तो वो भैया ने मुझे, मैं भैया ही उनको बोलती थी आज भी, तो वो उन्होंने मुझे देखा, हमने एक दो साथ में कर लिए थे शोज़। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला कि सोनम आप अच्छी दिखती हो, अच्छा डांस करती हो। तब तो मैं बहुत जस्ट 17, इतना मान लो, ग्रेजुएशन जस्ट स्टार्ट हुआ सो ग्रेजुएशन हुआ होगा तो आपकी एज अराउंड 20-21 हो गई, इतना ही, मतलब 19-20 के आसपास बोलो। तो उन्होंने बोला कि आप छोटे दिखते हो, अब यंग भी दिखते हो, अच्छे दिखते हो, डांस भी अच्छा करते हो, क्यों ना टी सीरीज़ में आप
अप्लाई करो या जाओ ऑडिशन दो। मैंने कहा मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। और वो टी सीरीज में जितने भी म्यूजिक वीडियो होते थे उसमें बैक डांसर हुआ करते थे। वो जितने भी भजन भी जो होते थे ना, डिवोशनल सॉन्ग्स होते थे, उसमें वो बैक डांसर होते थे। तो ऐसा ठीक है, उन्होंने मुझे एक डायरेक्टर का नंबर दिया। मैं नोएडा फिल्म सिटी में गई और वहाँ जाकर मैं डायरेक्टर से मिली। मैंने अपना ऑडिशन दिया जो कि बहुत ही वाहियात था। ओके वो तो अभी के हिसाब से आपको लग रहा है कि अभी भाई के यार हिसाब से वो हिसाब से तो बहुत आपने ही 100% गंदा दिया होगा। ऑडिशन मैंने दिया था, बट वो डायरेक्टर को अच्छा लगा, पता नहीं क्या देखा उन्होंने। एंड देन आफ्टर दैट फिर उन्होंने मुझे अपने डिवोशनल सॉन्ग्स में लिपसिंग के लिए, जो कि जो मेन सिंगर्स होते हैं वो आ नहीं पाते, तो फिर एक्टर से सिंगिंग कराते हैं, लिपसिंग कराते हैं। तो वो मैंने किया। वहाँ से मैंने टेक्निकली चीज़ें बहुत सीखी। टेक्निकल मेरा बहुत स्ट्रांग हुआ वहाँ पे। ऐसे करके मैंने 2 साल वहाँ काम किया। एंड फिर वहाँ पर एक दो जो लड़कियाँ और थी वहाँ पे जो काम कर रही थी, तो मैंने पंजाब में भी फिर काम काफ़ी कर लिया था, पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस में। तो फिर वहाँ पे जो गर्ल्स थी वो सारी मुंबई जा रही थी, कहीं ना कहीं दिखने लग गई। तो थोड़ा सा मुझे था, आई वाज यंग, मैंने बोला अच्छा ये जा रही है, मैं नहीं जा रही हूँ। तो फिर वो मुझे वो करता था, पोक करता था कि मैं क्यों नहीं जा पा रही। तो फिर मैंने फ़ाइट किया घर पे कि मुझे जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है। फिर मैंने बहुत सारा काम किया, क्योंकि मुंबई आने के लिए आपको पैसे चाहिए। मुंबई इज़ अ वेरी कॉस्टली सिटी। तो फिर वहाँ से मैंने पैसे कमाए बहुत सारे, एंड देन मैं मुंबई शिफ्ट कर। ओके सो आपने जब दिल्ली से मुंबई शिफ्ट किया, क्या आपको चेंजेस लगे यहाँ पे? मैं प्रिपेयर होकर आई थी। मुझे ना दिल्ली में पहले से ही जितने लोग थे, मुझे गाइडेंस के लिए अच्छे लोग मिले, मैं ये ज़रूर बोलूँगी। मैं सब कुछ सीख के आई थी। और यहाँ आने के बाद भी एक दो जो अच्छे एक्टर जो भी काम कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, उनसे मैंने मिली भी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर सोनम आप ऑडिशन देती रहो और भूल जाओ। हाँ उसके बाद सोचो मत कि वहाँ से क्या रिवर्ट आएगा, नेक्स्ट के लिए करो। और अपने रूल्स बनाओ। और क्या कहते हैं, कुछ नहीं बोला पार्टीज करो। और मैंने सब करके देखा थोड़ा थोड़ा टाइम, बट मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मुझे लगा कि नहीं यार, इससे कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने से। और जो कि मेरे को पार्टीज इतना पसंद भी नहीं था। हाँ, और यहाँ नहीं कि मुझे कुछ ऐसा चेंजेस नहीं लगा। मेरे टी सीरीज़ में अच्छे कॉन्टैक्ट थे, तो आते ही मुझे टी सीरीज़ के मोबाइल का ऐड मिल गया। वो मैंने कर लिया। फ़ोटोशूट्स मिलने लगे, टचवुड मुझे काम डीडी नेशनल के शोज़ मिलने लग गए। तो काम तो मुझे आते ही। फिर आपको फाइनेंशियली कुछ हुआ, इश्यूज नहीं आए? क्यों नहीं हुआ? ओके सो उसके बारे में बात करते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज आए थे। एंड इफ कोई यहाँ पे जब स्टार्ट कर रहा है अपना करियर, तो वो कितना पैसा एक्सपेक्ट कर सकता है स्टार्टिंग में, कि उतना पैसा उसको वो काम से मिल यहाँ जाएगा तो या फिर जितना ऐसा पैसा उतना कम है। ओके यहाँ तो जितने पैसे हो, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप मिनिमम में रह सकते हो या मैक्सिमम में रह सकते हो। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो दुनिया है ना हमारी इंडस्ट्री की दुनिया, एक तो ये शो ऑफ बहुत है। यस ठीक है, यहाँ पर कई लोगों का परसेप्शन है कि आप दिखावा करेंगे तभी आपको काम मिलेगा। कई मानते हैं, जैसे नवाज जैसे लोग, अगर टैलेंट है तो काम मिलेगा। इन द बिगिनिंग आई वाज लाइक फर्स्ट वाला, शो ऑफ करोगे तो काम मिलेगा। तो फिर मैंने भर भर के शो ऑफ किया, और वो भर भर के शो ऑफ करने में मेरे भर भर के पैसे गए। सो फिर अब मुझे लगता है कि नहीं, जब से मैं बुद्धिज़्म में चली गई और मेडिटेट करने लग गई, लाइफ को ट्रूली मुझे जो ट्रुथ पता चलने लग गया, व्हाट इज़ द मेन ट्रुथ, उसके बाद समझ में आया कि वो सब करने से कुछ नहीं होने वाला। सोनम, आप में टैलेंट है, आपके टैलेंट से ही काम। ओके आपने मेडिटेशन के बारे में बात की। सो अभी तो लोग इसका भी बहुत फ्लेक्स करते हैं। लाइक मैंने देखा है कि वो लोग स्टोरी डाल रहे हैं, आज मैंने हाफ एन आवर मेडिटेट किया, आज मैंने 45 मिनट मेडिटेट किया। सो मेडिटेशन क्या होती है, उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बेसिक बता दीजिए, कि जिसको अगर नहीं भी पता होगा उसको थोड़ा सा इससे समझ आ जाएगा। एंड मेडिटेशन ने आपकी कैसी हेल्प की? वो तो मेडिटेशन तो आई थिंक मुझे क्या सबको ही पता है वो कितनी हेल्पफुल है। हाँ, और रही बात बताने की, तो मैं खुद अभी सीख रही हूँ। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर देना। लेकिन मेडिटेशन इट इज़ नॉट अबाउट कि आप बस बैठो और आंखें बंद कर लो। ये मेडिटेशन ऐसे भी नहीं। मेडिटेशन आप ड्राइव करते वक्त भी कर सकते हो, घर में खाना बनाते वक्त भी कर सकते हो, सोते वक्त, जागते वक्त, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन उस जगह पे पहुंचने के लिए, हाँ, बिगिनिंग तो ऑफ कोर्स आपको आंखें बंद करके करना पड़ता है। तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है, जो कहते हैं 3 से 5 बजे का जो टाइम, सनराइज से पहले वाला टाइम, वो सबसे पावरफुल टाइम होता है। तो उसमें अगर आप बैठ जाएं थोड़ा सा, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे मैं 2 घंटा भी बैठ जाती हूँ बिगिनिंग, लेकिन मैंने 5-10 मिनट से शुरू किया था।
फिर स्लोली आई नो सब मुझसे बोलते हैं कि यार कैसे बैठती हो तुम, हमें बहुत थॉट्स आते हैं, बहुत ऑफ कोर्स वो स्टार्टिंग में तो आते ही आते ही हैं, वो माइंड है, वो उसका तो काम ही है ना थॉट्स लाना। तो मैं एक खिंसे रिनपोचे हैं जो भूटान के हैं, उनके मैं वीडियोस बहुत देखती हूँ, तो उनसे मैंने सीखा कि मेडिटेशन कैसे करें। थॉट्स आएंगे, आने दो जाने दो, जस्ट फील इट, विटनेस इट एंड रिलीज इट। आने दो, उसको विटनेस करो कि क्या थॉट्स है, उसके लिए जज नहीं करना कि ये बैड है या गुड है, और उसे रिलीज कर दो। आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, ये साइकिल चलने दो। सो जब मैं अपने जॉब के स्टार्टिंग पीरियड में था तो मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें फील कर रहा था तो मैंने भी मेडिटेशन स्टार्ट की। सो मेडिटेशन स्टार्ट करने के वक्त मैं अपने आप को ये बोलता था कि मैं अब ये देखूंगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ मैं ये नोटिस करूंगा। वो मैं प्लान से बैठता था कि मैं सोचूंगा मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही है। सो उससे भी मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि बहुत सारी चीज़ रेलेवेंट है और बहुत सारी चीज़ रेलेवेंट नहीं है। सो आई थिंक आपका जो दिमाग है वो हल्का सा रीसेट होने लगता है विद द मेडिटेशन, राइट? हाँ, एक टाइम आता है कि फिर वो ऑटोमेटिकली पैटर्न सेट होने लगता है। हर चीज़ को टाइम तो जाता ही है। फिर एक टाइम ऐसा होता है कि आपको मेडिटेट नहीं भी कर रहे हो तो भी आप मेडिटेटिव उसमें ट्रांस में होते हो, उस पोजीशन में होते हो। सो टी सीरीज़ के बाद आपको कौन सा काम मिला, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। टी सीरीज़ के बाद, मुंबई आने के बाद मैंने यार बहुत सारा काम किया है। बड़ा काम नहीं, बड़ा नहीं, सबसे छोटा बताइए पहले। सबसे छोटा तो बहुत सारे किए तो थोड़ा सा बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे काम किए हैं मैंने। फ़ोटोशूट बहुत किया, एज अ मॉडल मैंने बहुत काम किया था। स्टार सीजे आपने नाम सुना होगा, होम शॉप 18 जैसा। हाँ, yes. स्टार सीजे वो ग्रैंड रोड में उसका ऑफिस था। कोरियन कंपनी थी, तो अब तो बंद हो गई। तो उसकी मैं मॉडल थी। तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे आते थे अच्छी खासी, मेरा मतलब 10-12 दिन शूटिंग होता था और पर डे का अच्छा मिलता था, वो ऑटोमेटिकली मंथ में आपके अकाउंट में आ जाता था। तो वो अच्छा था। स्टार्टिंग में आपने वैसे मॉडलिंग और एज अ मॉडल मैंने काम किया, बट देन आप एक्टिंग में आए, बिकॉज बहुत सारे लोग स्टिल कंफ्यूज होते हैं वो मॉडलिंग करे कि एक्टिंग करे, एंड वो दोनों चीज़ों को साथ में करते हैं। सो आपके हिसाब से क्या सही है, दोनों चीज़ों को करना चाहिए या फिर एक चीज़ में 100% डालना चाहिए? मुझे सब ये बोलते थे कि यू हैव अ गुड जॉ लाइन, फेस अच्छा है आपका, मॉडल जैसा है, तो आप मॉडलिंग भी करो। तो फोटोशूट्स में बहुत फोटोग्राफर्स ही मुझे अप्रोच करते थे, आपका फेस अच्छा है बिकॉज ऑफ शार्प जॉ लाइन। कैसे बनती है ऐसी जॉ लाइन? यार ये हमारे खानदानी है। मेरी मम्मा के भी ऐसे है, मेरे पापा को भी फिल्म ऑफर हुई थी, मेरे पापा भी पंजाबी फिल्म में ऑफर, पर दादी ने जाने नहीं दिया। तो मेरे पापा उस टाइम में विनोद खन्ना जैसे लगते थे, बहुत गुड। फिर उसके बाद सैफ अली खान लगने वो भी ट्राई कर रहे थे क्या एक्टिंग में? नहीं, तो उन्हें तो कुछ भी नहीं। उनके स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जानना है मुझे। पापा जब स्कूल में थे तो दादी के पास ना एक पहले पंजाबी मूवीज और पाकिस्तानी मूवी मिक्स होती थी। अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन पहले सेम होता था। तो ऐसे ही दादी को एक अंकल आए, उन्होंने पूछा कि ਤੁਹਾਡਾ मुंडा पंजाबी च बोल रही है, ਤੁਹਾਡਾ मुंडा बड़ा सोना हैगा है, तो इसको एक कुआरा पांजा करके, कुआरा पांजा मतलब कुआरा लड़का को पांजा मामा पांजा होता ना, मामा भांजा, हाँ, पांजा इट्स इन पंजाबी। तो वो करके एक नाम की फिल्म आ रही थी, तो हम आपके बेटे को भांजे का रोल देना चाहते हैं, गुड लुकिंग बच्चा। तो उस टाइम पे दादी बोलती ऐसा नु कंजर खाना नहीं करना उस टाइम पे नहीं अच्छा मानते थे, तो ये क्या कंजर खाना करना है, तो फिर वो नहीं जाने दिया पापा को। बट जब मैं गई तब दादी बड़ी खुश हुई वहाँ। आई थिंक फिर वो टाइम में माइंड चेंज हो चुका होगा, या फिर उन्होंने देख लिया होगा कि कितना अभी टाइम चेंज हो रहा है, बच्चे अपनी मर्जी से करते हैं। बट मैंने भजन से शुरू किया था ना, दादी को तो भजन कर रही है। मेरी दादी तो टीवी पे भजन लगा लेती थी मेरे, और भजन ऐसे ऐसे करती रहती थी। बेटी अच्छा काम कर रही है मेरा मेरी पोती अच्छा काम कर रही है, तो ऐसे करके। तो सो सबसे अभी तक आपने जो भी काम किया, सबसे बेस्ट काम आपको कौन सा लगा है? मेरे तो सारे ही काम बेस्ट थे, डिफरेंट कैरेक्टर। वन ऑफ द बेस्ट कि हाँ इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, बिकॉज जो मैं नहीं हूँ वो मैंने रोल पोर्ट्रे किया ऑन स्क्रीन। मैंने एक शो किया था कलर्स के लिए, शक्ति, ठीक है, उसमें मैंने एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया था, जो कि मेरे लिए इट वाज वेरी टफ, बिकॉज ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी बहुत ही अलग है, उनके बारे में जानना, वो रहते कहाँ है वो ही हमें नहीं पता है। तो वो सब के लिए मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी, तो ये मेरे लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज था। ये मेरा सबसे फेवरेट
कैरेक्टर भी रहा है और उससे मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिली है। ओके, सो क्या प्रिपरेशन थी टुवर्ड्स ये रोल, कि क्या क्या आपने चीज़ें देखी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, मुझे एक दिन का टाइम मिला था शूट से एक दिन पहले, तो मैंने सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी थी और कैसे मैनरिज्म, कैसे ताली कैसे बजाते हैं, बोलते कैसे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अदाएँ होती हैं। हम आजकल की फीमेल्स में अदाएँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उनमें आज भी अदाएँ हैं। वो अपने बाल भी ऐसे हाँ, झटकेंगी, yes. बिंदी, चूड़ियाँ, बैंगल्स, इंडियन कल्चर को प्रॉपर्ली फ़ॉलो करती हैं वो, तो वो चीज़ उनमें बहुत अच्छी है। तो ये सब मैंने नोटिस किया और उनके साथ मैं जब काम कर रही थी तो रियल ट्रांसजेंडर्स थे, तो उनके साथ रहते भी मुझे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आते रहे, तो वो कैरेक्टर सो ऐसा वो रियल थे क्या जो हाँ, डिफरेंट? कुछ रियल्स थे, 1-2 थे जो डायलॉग्स बोलने वाले होते थे, वो कैरेक्टर्स एक्टर को ही बिकॉज लेते उनको थे। एक्टर को ही रखना हाँ, पड़ता और है। बाकी जो सारे ग्रुप में थे वो ही थे। बट एक कुछ तो यही सोचने लगे थे मैं रियल में ही ट्रांसजेंडर हूँ। ओके, बिकॉज आप इतने लंबे टाइम से करते रहते हो तो ये आई हाँ, थिंक। वो भी, और लोगों को लगा इसने इतना बारीकी से कैसे पकड़ लिया हमारा मैनरिज्म। ओके, तो उनको लगा कि अरे ये पूछते भी थे, आप सच में हो क्या? मैंने कहा नहीं। तो ये सो मैंने आपको गंदी बात में भी देखा है। देखा था आपने? हाँ, तो वो जो कैरेक्टर था अरे हाँ, वो भी मेरा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओह वो माय उसकी प्रिपरेशन क्या थी आपकी? आ, मुझे जब ये ऑफर, खैर मुझे दूसरा कैरेक्टर ऑफर हुआ था, तो वो मैंने ऑडिशन दिया, तो शायद उसमें नहीं लग रहा होगा क्रिएटिव को कि ये इसमें परफेक्ट है। फिर मुझे इस कैरेक्टर के लिए, रूप के कैरेक्टर के लिए, जो बायोसेक्सुअल होती, बायोसेक्सुअल थी या लेस्बियन, आई थिंक टॉम बॉय, टॉम बॉय ऐसा कुछ था, तो वो कैरेक्टर मुझे दिया, तो मुझे लगा हाँ ये मेरे लिए अच्छा कैरेक्टर है। तो यस, सबसे अच्छी बात थी मेरी हरियाणवी बड़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने स्कूलिंग हरियाणा, आई कैन स्पीक 6-7 लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस, इंग्लिश भी आई कैन स्पीक। तो हाँ, तो मेरी हरियाणवी बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा राजस्थान और हरियाणा का फ्लेवर चाहिए था, बॉर्डर का, तो वो मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, तो वो कहते हैं ना केक पे चेरी वाला काम कर गया था। एंड और मेरे पास ऑलरेडी ना विग थी, बॉय कट वाली विग, मैंने अपने घर में संभाल के रखी, तो वो मैंने पहन के ऑडिशन भेजा और मैं सेलेक्ट तो हो उनको गई। लगा कि हाँ, ये तो पूरी प्रिपेयर, हमें जो रूप चाहिए थी मिल गई। सो कैसा फीलिंग था वो टाइम पे जब आपको बोला गया होगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो कैसा लगा था वो टाइम पे? अच्छा लगा था। खैर मैंने ये इतना नहीं ये सोचा था, मैंने ये सोचा था क्योंकि सीज़न 1 बहुत सुपर हिट गया था, तो मुझे पहले ना, आप ये नहीं सोचते, आप ये सोचते हो कि ओ आप फेमस हो जाओगे। हाँ, कोई भी आपका चीज़ लॉन्च होने होती है ना, आपको लगता है ओ इसके बाद तो आपकी निकल पड़ी, इसके बाद तो आप बस मतलब रॉकेट बन गए। तो वो मेरे दिमाग में था, यार अब तो इस कैरेक्टर के आने के बाद मैं तो बहुत ही फेमस हो जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि इन रियल लाइफ आई लुक वेरी डिफरेंट, और जो रूप का कैरेक्टर था वॉज वेरी डिफरेंट, वो मेरे को कोई पहचान ही नहीं पाया, जो कि अच्छी बात भी है एज एन एक्टर, कि आप कैरेक्टर में इतने घुस गए कि आपको लोगों ने ये नहीं बोला कि यही लड़की है, जैसे ट्रांसजेंडर या फिर आई थिंक आपने मेकअप किया होगा, अपने हेयर मेकअप स्टाइल, तो क्या ही था, हेयर स्टाइल चेंज की होगी इसकी वजह बॉय से। कट था, और तो हाँ, तो शायद उस वजह से नहीं पहचाना होगा। आई डोंट नो, बट लोग पहचान नहीं पाए, जो मैं बताती थी वो मैं थी, हैं वो तुम थी, ऐसा मेरे साथ हुआ। सो मैं मेरा एक आपको इंसिडेंस बताता हूँ। अब मैं एक मॉल में कुछ शॉपिंग कर रहा था एंड मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ। हाँ, सो पहली बार मुझे किसी ने पहचाना था और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था। वो मेरा वीडियो प्ले करके रखा था और मेरे पास आया कि आप ही हो ना? मैं बोला हाँ ब्रो, मैं ही हूँ। वाओ, कैसी फीलिंग थी? चलो मुझे मैं तो आपसे बहुत क्वेश्चन, अच्छा लगा, बहुत मैंने अच्छा सबको बताया, बोला यार मेरे को फर्स्ट टाइम किसी ने पहचाना है। पहचाना है। सो सारे एक्टर्स फेमस होना चाहते हैं। सो आपको भी ऐसा था कि मुझे थोड़ा फेम चाहिए? अभी भी चाहिए? मैंने कहा ना, जब से मैं बुद्धिज़्म फॉलो करने लग गई और मेरा परसेप्शन लाइफ को लेकर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ओके, पहले ज़रूर होता था, या फिर मैंने ज़्यादा विजडम नहीं ली थी, नॉलेज नहीं ली थी, या फिर ज़्यादा मैं ये बोलूँ इल्यूजनरी लाइफ में ज़्यादा थी, मटेरियल लाइफ में ज़्यादा जी रही थी। तब मुझे लगता था कि यही रियलिटी है, फेम रियलिटी है, मनी रियलिटी है, दोस्ती रियलिटी है, लव रियलिटी है, अटैचमेंट रियलिटी है। ये मुझे रियलिटी जो अभी भी लगता है सबको, जो कहते हैं ना जो दिखता है वो होता नहीं है। आपके हाथ पे मैं एक टैटू देख पा रहा हूँ, एक बार कैमरा पे बताओगे इसका क्या मतलब है? बिकॉज मुझे ये टैटू नहीं समझ में आ रहा है, तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब है कर्मा। हमारे जो कार्मिक साइकिल होते हैं, जो जैसा करोगे भरोगे, तो इट्स मीन कर्मा। और ये
तिब्बतन लैंग्वेज में है। टिबेटन लैंग्वेज कौन सा है, प्लीज़ मुझे बताइए। बुद्धिस्ट जो स्टडी करते हैं, जिस फिलोसफी जो लैंग्वेज में वो फिलोसफी की स्टडी करते हैं, वो तिब्बतन लैंग्वेज होती है। जो दलाई लामा जी हैं जो फॉलो करते हैं, वो ही तिब्बतन लैंग्वेज। बुद्धिज़्म ने कैसी आपकी लाइफ चेंज की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। खैर ये मेरे को ज़्यादा बोलने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी नोज अबाउट गौतम बुद्धा कि उनके पाथ क्या है, उनके जो टीचिंग उन्होंने दी है वो क्या है। अगर उसे, और खैर ये उन्होंने क्या, जब हम गीता भी पढ़ते हैं तो उसमें भी आप देखो ना, गीता में भी तो कितनी सारी चीज़ें हमें सही बताई गई है कि ये इल्यूजन वर्ड है जिसमें हम जीते हैं, रियलिटी ये नहीं है। तो अल्टीमेट जो ट्रूथ है वो क्या है? मोक्ष। मोक्ष ही है ना, हमें सबको लिबरेट ही होना है, लेकिन हम अपने कार्मिक साइकिल की वजह से लिबरेट नहीं हो पाते। तो ये मैंने जब जाना कि क्या कार्मिक साइकिल है और कैसे हम इससे लिबरेट हो सकते हैं, क्या ट्रुथ है और क्या इल्यूजन है, ये जब मुझे रियलिटी पता चलने लगी ना, तो मेरी डिटैचमेंट चीज़ों से ख़त्म होने लग गई। जैसे मुझे अगर अभी कोई पूछे तो भी ठीक है, नहीं पूछे तो भी ठीक है, मुझे 5 स्टार होटल में भी रख दो तो भी आई एम नॉर्मल, मुझे आप नीचे ज़मीन पर भी बिठा दो तो भी आई एम नॉर्मल। सो वो जो होता है ना स्टेबल माइंड, कूल और काम माइंड, और एकदम फ्लक्चुएटिंग हमारा दिमाग, कितना एक सांस लेंगे, एक ब्रीद में हम हज़ारों थॉट्स लेते हैं। तो वो जो थॉट्स को जब कंट्रोल कर लेते हो ना, इट्स कॉल्ड बुद्धिज्म। सो अभी आपने एक पॉइंट बोला कि मनी हो गया, फेम हो गया, बुद्धिज़्म के बाद आपकी ये चीज़ें चेंज हुई, राइट? सो बट पैसा तो ज़रूरी है ना डेली लाइफ के लिए। सो आई थिंक ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे कैसे हम अलग हो सकते हैं? बिकॉज इफ़ पैसा नहीं होगा सो खाएंगे तो कैसे, किसने बोला रहेंगे? पैसा मत कमाओ? सो ये लाइन, ये मतलब ये, लेकिन सबको अंबानी क्यों बनना है? हाँ, ओके। सो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, बिकॉज ये लाइन से मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आपने जैसे कहा कि पैसा ये सब, बट हाँ देखो, सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। उससे एक्सेस जो लोगे वो आपको दुख ही देगा, जो मर्जी कर लो। जब आपको 2 रुपए में कोई चीज़ मिल रही है, खरीद के आपका पेट भर रहा है, लेकिन आप कहो कि हमें 50 रुपए सेव करके रखने हैं बुढ़ापे के लिए, जो कि कल का आपको पता नहीं है, 2 घंटे के बाद का आपको नहीं पता, लेकिन आप सेविंग करने की टेंशन में अपनी पूरी जवानी निकाल देते हो कि कल की होएगा, और आज का आप सोचते नहीं हो। तो अगर आप, अब ये आप क्या है ना कि आपको मर्सिडीज लेनी है, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ट्रैवल कर सकते हो, आजकल तो कितना डेवलप हो गया है, कितना हर जगह आपको सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी अगर आपको मर्सिडीज ऑडी चाहिए, भले ट्रैफिक हो, भले आपको नीचे पार्किंग करनी हो, लेकिन आपको चाहिए मर्सिडीज। क्यों? लोगों की वजह से, मतलब शो ऑफ की वजह जैसे से। आपने कहा कि आप मैं जब स्टार्टिंग में करियर में आई थी तो मैं शो ऑफ कर रही थी, हाँ। एंड अभी आप वो सब चीज़ों से हट चुके हाँ, हैं। क्योंकि मुझे लगा कि वो परमानेंट नहीं है, वो खराब होगी, उसका इंजन खराब होगा, उसकी चीज़ें खराब होगी, वो आपको बेचनी भी होगी एक दिन। ऐसा तो नहीं वो लाइफ टाइम मरते दम तक आपके साथ, आपके हार्डवेयर भी आपके साथ नहीं रहने वाले। वो तो है। तो ये सब चीज़ें तो ख़त्म ही होनी है एक दिन। तो अगर मैं देखो, मुझे ये नहीं कि मुझे पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, बट मैं उसकी तरह ये पागल नहीं हूँ कि हाँ, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल लाख रुपए की बात हुई, अगर वो कहे मैं आपको 80 दूंगा, तो कुछ लोग तो नहीं हम तो लाख में ही काम करेंगे। मुझे कि ठीक है यार, मेरा जब 80 में भी मेरा काम हो जाता है, तो मैं क्यों लालच करूँ? हाँ, लालच बुरी चीज है ना। तो आई थिंक वो जो 80 आने वाला था वो भी आपके चला हाथ गया, से चला वो भी जाएगा। आपका चला गया। और आप और हमारी जो चीज़ें हमने जो बढ़ाया हुआ है कि हम ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, फिर जो चीज़ें खरीदोगे टेंशन भी साथ में आएगी, ये याद रखना। हाँ, गाड़ी इफ आपने मर्सिडीज BMW ले ली तो हमेशा माइंड में ये रहेगा कि कोई ठोक ना दे इसको पीछे से, या फिर कोई स्क्रैच ना कर जाए, ले। उसकी मेंटेनेंस कितनी हैवी है, उसमें आपका टेंशन रहेगा। अरे एक मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि यार अगर रोना ही है ना जिंदगी में, तो क्यों ना मर्सिडीज ऑडी में रोए, मतलब बैठ कर रोए। है मुझे था कि आपको रोना ही क्यों है, जिंदगी में रोना ही क्यों है? इसका मतलब ये आपने डिसाइड किया कि मुझे रोना ही है, तो फिर रो बैठ के, तो रोगे ना फिर। आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को क्या बोलते हैं, शेप देते हो ना, आपको कौन सा पाथ चाहिए। अगर आप फिर अगर आपको सब चीज़ें चाहिए और फिर आप बोलो यार मैं बहुत डिप्रेस हूँ, तो फिर इट इज़ योर लाइक विश, और आप ही की डिमांड को फुलफिल हुआ है। कभी-कभी अपनी जो चॉइसेस रहती है वो भी गलत रहती है ना, कि हम एक सिंपल, हमेशा लाइफ में 2 रास्ते होते हैं, सिंपल वर्सेस हार्ड। सो हम सिंपल रास्ते से भी चीज़ें पा सकते हैं, बट हम ऑलवेज ये सोचते हैं कि कुछ डिफिकल्ट करेंगे, कुछ रिस्की करेंगे तभी चीज़ें अचीव होंगी। नहीं होता ऐसा, क्योंकि हमें स्कूल में भी ऐसा सिखाया गया है। गलत यही तो है ना, एजुकेशन ही गलत हुई है।
सॉरी ये लेकिन इंडियन बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर मुझे खैर बाहर का तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन एजुकेशन ही गलत हुई है। बिगिनिंग में आप बच्चे के माइंड में ऐसा डाल दो टफ करो, ये करो। टफनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों को नीचा दिखाओ। टफनेस का मतलब ये नहीं होता कि पागल हो जाओ, पागलों की तरह पैसा कमाओ। ये थोड़ी ना टफनेस है यार। ये आप अपनी बॉडी को, माइंड को, हर चीज़ को हार्म कर रहे हो। टफनेस का मतलब होता है खुद को टफ बनाओ, हर सिचुएशन में ढलना सीखो। ओके, यही तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है सो ना। बी लाइक वाटर, ये एग्जैक्टली कि जहाँ जगह मिले वैसे अपने वैसा आप आप को शेप शेप ले कर लो। लो। तो अगर आपको मर्सिडीज ऑडी चाहिए और वो कहेंगे हाँ कमाने के लिए करो करो करो, तो फिर भरो भरो भरो, करो भी और फिर भरो भी चीज़ के लिए। सो तो ये आप एक्टिंग, आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी? कहीं से नहीं सीखी। सो फिर इम्प्रूव कैसे किया आपने आपको एक्टिंग में? कौन आपके गुरु होंगे जिन्होंने आपको सिखाया कि एक्टिंग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं? आपके एक्टिंग सीखने का प्रोसेस क्या था, वो मुझे जानना है। आई थिंक माई टाइम, माई सिचुएशन, जो भी लाइफ में सिचुएशन आई मैं हमेशा अवेयर रही। जो भी फीलिंग्स आए मैं ऑलवेज अवेयर रही। चाहे हार्ट ब्रोक हो, चाहे किसी ने मुझे रिजेक्ट किया हो, या काम नहीं मिला हो, या फिर जो भी प्रॉब्लम हुई पैसों को लेकर, घर को, मैंने हर चीज़ को अवेयर किया, हर फीलिंग्स को अवेयर किया और स्टोर करा अपने अंदर, जो कि फिर मैंने अपनी परफॉर्मेंस में डाला। और एक्टिंग आप जितना मर्जी क्लासेस ले लो, ठीक है, वो क्राफ्ट सिखाते हैं, लेकिन नेचुरल करना वो मुझे लगता है आपको ना इनबिल्ड गॉड गिफ्टेड होता है। ओके, वो हर किसी के अंदर नहीं सो होता। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, बट इस पे मैं एक डिस्कशन करना चाहूँगा कि या तो आपको दो चीज़ होती है, या तो आपको गॉड गिफ्ट मिला है, आप में वो टैलेंट है, या फिर आप में वो टैलेंट नहीं है। सो क्या वो बंदा जो हार्ड वर्क कर रहा है टुवर्ड्स दैट एक्टिंग, या फिर उसका जो भी चीज़ करनी है, तो क्या वो भी पा सकता है? बिकॉज उसमें नेचुरली चीज़ें नहीं है। लेट्स अज्यूम किसी में नेचुरली वो कॉन्फिडेंस नहीं था अपने अंदर, बट उसने हार्ड वर्क किया एंड उसने अचीव कर लिया। तो डू यू थिंक कि ये भी पॉसिबल है, अगर आप में बॉर्न टैलेंट ना हो स्टिल आप वो चीज़ें कर सकते हो? एवरीबडी इज टैलेंटेड, यू आर ऑल्सो, ही इज एवरीवन, बट उसको आपको पहचानना है। और एक्टिंग में, बाकी का मुझे फील्ड का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन एक्टिंग का मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर अच्छा एक्टर बनना है, जो कि मैं भी अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, उससे एक्टर तो बाद में बनो, पहले अच्छे इंसान बन जाओ। आई थिंक ये बात रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था मेरे वन ऑफ फ्रेंड के साथ जो कि एक्टर था, उसने भी मुझे यही की कि भाई तू एक्टिंग वैक्टिंग तो ठीक है, तू पहले अच्छा इंसान बन जा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन एक्टिंग करेगा तो तू उसमें डेफिनेटली अच्छा काम करेगा। एग्जैक्टली अगर आपको आप अब कितने भी लोग काम करते हैं, मैंने भी काम किया सीरियल्स में बहुत सारे लोगों के साथ जो पॉजिटिव रोल करते हैं, बट वो क्योंकि अभी ऑडियंस को समझ नहीं आता, ऑडियंस कहने आज 4 लाइनें डिलीवरी कर दी मतलब अच्छी एक्टर है। बट आई नो, बिकॉज मैं इस फील्ड में हूँ, तो वो इन अ रियल लाइफ दे आर लाइक, मुझे नहीं बोलना लेकिन दे आर लाइक विलन वाले लोग, और इन ऑन स्क्रीन दे प्ले अ पॉजिटिव कैरेक्टर। तो वो मैंने देखा कि जब वो इंसान अच्छे नहीं है तो वो पोर्ट्रे भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे पॉजिटिव कैरेक्टर। तो अगर आप पॉजिटिव हो ना तो आप नेगेटिव भी बहुत अच्छा, नेगेटिव को भी खेल जाओगे। और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव तो आप फिर इतनी शिद्दत के साथ करोगे ना, तो आप सामने वाला ना देख के, अब आपको हॉलीवुड फिल्म्स क्यों इतनी अच्छी लगती है, उनके एक्टर्स इतने क्यों रियल परफॉर्मर, क्या उनकी क्या डिफरेंट डायरेक्शन होती है, ऑलमोस्ट सेम डायलॉग डिलीवरी, सेम तरीके की सब चीज़ें होती है, लेकिन आप कोई भी हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर देखो, वो कितने हस्बैंड वाइफ दिखते हैं, रियल लगते हैं। यहाँ आपको लगेगा ही नहीं, फेक लगते हैं, लगता है कि किसी में केमिस्ट्री इतनी अच्छी है लड़कों बहुत में। सारी मूवीज भी ऐसी होती है जो मैं देखता हूँ कोई एंड मैं केमिस्ट्री नहीं दिखती। फील ही नहीं करता हूँ कि मुझे पता है ये फेक है। बहुत सारी मूवीज देख के समझ आती है कि ये पूरा एक्ट कर रहे लोग, एग्जैक्टली एंड बहुत सारी मूवीज रहती है हम भूल जाते हैं कि हम मूवी देख रहे हैं, हम वो उसमें उसके अंदर उसमें घुस चले जाते हैं। जाते हैं। तो फिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करते हैं। बट आई थिंक एक अच्छी मूवी बनाना, अच्छा सीरियल बनाना या फिर अच्छी वेब सीरीज बनाना, उसके पीछे पूरा टीम वर्क है, राइट? अगर एक्टर कितना भी अच्छा हो, अगर डायरेक्टर ने अपना 100% नहीं दिया तो वो वैसी चीज़ें नहीं निकलेगी। ये तो है। सो आई थिंक ये पूरा टीम वर्क है, एंड इफ एक बंदा भी चीज़ें खराब करता है तो वो खराब हो सब जाती कुछ है। खराब हो सो जाता है। आपने अच्छी एक्टिंग के बारे में बात की, क्या होती है अच्छी एक्टिंग और क्या होती है बुरी एक्टिंग? हाय
मुझे क्या, आपको भी समझ में, आजकल ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उनको सब समझ में आ रहा है। अच्छा क्या है, क्या खुद बोल देते हैं ओवर एक्टिंग। ऐसे खुद बोलते हैं लोग, पता है, मैंने देखा है, सुना है लोगों के मुंह से, अरे उसने तो ओवर एक्टिंग की थी। मैंने कहा तुमको क्या पता है ओवर एक्टिंग क्या होती है? ओके। तो अच्छी एक्टिंग क्या होती है, जो अभी आपने ये बात बोली ना कि उनको देख के हम खो जाते हैं, खोना ही अच्छी एक्टिंग है। उन्होंने इतनी कन्विक्शन के साथ अपना रोल प्ले किया कि आप खो गए और आपको लगा अरे रिलेटेबल हो जाते हो, अरे ये तो हमारा पापा ही है, हमारी मम्मी है, बहन है, गर्लफ्रेंड है, ऐसी हमें चाहिए। तो आप खो जाते हो। और एक होता है जिसमें आपको कोई फीलिंग ही नहीं आ रहा, बस आपने सिनेमा देखा और आप हट गए, वो कुछ चीज़ आपके अंदर रही नहीं। ओके। जब अंदर रहती नहीं है तो इसका मतलब वो फेक ही था, फेक चीज़ आपको नहीं पसंद आएगी। हाँ, और वो दिखता है कैमरा में, बिकॉज कैमरा हाँ, वहाँ बहुत छुपा नहीं सकते हाँ। कैमरे से। आपके लाइफ का हाँ। आपके हिसाब से सबसे गंदा डिसीजन क्या था? अभी तो मुझे कोई गंदा नहीं लगता। पहले सोचती थी कि हाँ, 1-2 प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए थे, मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत ही नहीं करना चाहिए था। और जैसे मुझे, हाँ, क्राइम पेट्रोल मैंने बहुत किया था इन द इनिशियल टाइम में, 2014-15 के आसपास। तो लोगों ने ये ज़रूर मुझे बोला था, अरे यार तुमने रॉन्ग डिसीजन लिया, अभी तुम्हें फ़िल्म्स नहीं मिलेगी या डेली सोप नहीं मिलेंगे, ऐसा मुझे बोला। देखो, मैं सिर्फ ना प्रेजेंट में जीती हूँ। मुझे नहीं पता कल का क्या होगा, कल फिल्म्स मिले या नहीं मिले, टीवी मिले ना। लेकिन अभी जो मेरी कंडीशन है, इसको काम को करने से मेरी वो कंडीशन ठीक हो रही है, जैसे फाइनेंशियली कंडीशन नॉट वेरी गुड दैट टाइम। तो मैंने बोला कि अरे यार, ये काम करने से मुझे पैसा मिल रहा है और उस पैसे से मेरा घर चल रहा है, मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो मेरे लिए तो ये भी भगवान ही है, मेरे लिए तो ये काम भी मेरे लिए अच्छा है। बट कहते हैं ना, अगर आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में शिद्दत के साथ दिल से करो तो वो काम भी आपके अमृत बन जाता है। तो वो क्राइम पेट्रोल मेरा इतना अच्छा हुआ, आज मैं जहाँ भी जाती हूँ, चाहे एयरपोर्ट में जाऊँ या किसी सिटी में जाऊँ, हर कोई ये बोलता है क्राइम पेट्रोल। अभी मैं गोवा में घूमने गई थी, गोवा सब फॉरेनर्स आते हैं, उनको क्या लेना देना, क्राइम पेट्रोल ना मेरा फेवरेट क्राइम। मैंने कहा अरे भाई, अभी मतलब देखो, जिसको लोग बोलते थे कि यार क्यों करा, वही आज मुझे फेम दिया है। उसकी वजह से मुझे बाटला हाउस मिली जॉन अब्राहम के साथ, उसी की वजह से मुझे रंगबाज मिला, क्योंकि मैंने रंगबाज में वो जो शो जो किया था, राजस्थान का एक अमरपाल सिंह गैंगस्टर था, तो उसकी स्टोरी थी। तो वो मैंने सेम कैरेक्टर उस क्राइम पेट्रोल में किया था, तो आई नो द स्टोरी। अमरपाल सिंह की सारी स्टोरी मुझे पता थी। तो मैं जब ऑडिशन देने गई तो मेरा ऑडिशन अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे हिस्ट्री पता थी। तो वो कहीं ना कहीं मेरा क्राइम पेट्रोल बहुत काम में आया, और मेरे को पॉलिश क्राइम पेट्रोल ने किया मेरी एक्टिंग को। इतनी रियल परफॉर्मेंस कराते थे वहाँ पर, आपको फट से डायलॉग्स याद करने पड़ते थे और ऑन द स्पॉट आपको टाइम नहीं देते थे, तो माइंड बहुत शार्प। तो एक एपिसोड क्राइम पेट्रोल का बनने में कितना टाइम लगता है एंड कितना पे मिलता है एज अ एक्टर कोई काम कर? देखो, बिगनिंग में तो 4-5,000 देते हैं पर डे का। ओके। और 3 से 4 दिन, पहले 4 दिन लगते थे, फिर धीरे धीरे 3 दिन, बजट कम करने लग गए, तो फिर तो मैंने छोड़ दिया था। बट देन वो 45 मिनट्स का आई थिंक एक एपिसोड होता है, 45 मिनट्स या 30 मिनट्स का, उसको 3 में क्रिएट करना, एडिट करना, तो सोचो बहुत ज़्यादा फास्ट काम होता है। हर कोई फास्ट था वहाँ से, जो भी वहाँ से सीख के गया अच्छा काम ही कर रहा है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, क्योंकि वहाँ वो एक ना स्कूल था, मतलब एक लर्निंग, आपका एक्टिंग स्कूल था। ओके, सो आपने गंदी बात की, आपने बाटला हाउस किया, सो उसका एक्सपीरियंस कैसा था जॉन अब्राहम के साथ, सर के साथ काम करने का? अच्छा था। जॉन बहुत अच्छे इंसान है। मैंने कहा ना, एक्टर से पहले अगर अच्छा इंसान, वो इंसान बहुत अच्छे हैं और वो अप्रिशिएट बहुत करते हैं। आप जब भी उनके साथ काम करेंगे, अगर मौका मिले ना, तो देखना, नोटिस करना, उनमें ना वो जेलसी फैक्टर नहीं है। अच्छा ये बेटर, ये वो नहीं। उनके साथ जितने भी को एक्टर काम करते हैं, नॉट ओनली मी, जितने भी थे, सबको अप्रिशिएट करते थे, सबको नाम बहुत जल्दी याद रखते हैं। और मैंने तो उनके साथ 2 प्रोजेक्ट किए हैं, बाटला हाउस भी थी और मैंने WWE का एक कमर्शियल किया था, वो ड्रू मैकिंटायर के साथ। अच्छा। तो तब भी मिले थे, लेकिन वो अच्छे से मिलते हैं। और मैं इसलिए भी ज़्यादा बात नहीं करती, कहीं उनको ये ना लगे कि मैं द जॉन ज़्यादा, अब्राहम हूँ, तो लाइमलाइट, तो मैं ना ये सब चीज़ों से, मैं किसी के साथ फ़ोटोज़ नहीं ज़्यादा डालूंगी। ओके। लोगों को लगता है ये एटीट्यूड है, बट मुझे लगता है कि लोगों को ये ना लगे कि मैं उनकी लाइमलाइट लेना चाहती हूँ। नो, मेरी अपनी एक मेरा अपना एक जगह है, उनकी अपनी जगह, तो मुझे किसी से लाइमलाइट नहीं लेनी। ओके, सो हर किसी इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी होती है, फियर होता है।
आपके अंदर वैसा कौन सा फियर है? बिगिनिंग में था, अब भी नहीं है, अभी कोई भी नहीं है। बिगनिंग में क्या फियर था? यही काम चाहिए, वो आगे बढ़ रहा है, मुझे भी वैसा काम चाहिए। और अच्छा ये तो इतनी अच्छी नहीं दिखती, इसको कैसे काम मिलेगा? ये लड़कियों में बहुत होता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हर किसी की जर्नी होती है ना? हर किसी की जर्नी है, किसने कैसा कर्मा किया है, किसने कितना स्ट्रगल लिखा है। तो अब मुझे ना मेरी जर्नी अच्छी लगती है। पहले हम ना हमेशा कोसते रहते हैं ना खुद को, हम कुछ कर नहीं रहे, हमारा काम नहीं हो रहा। लेकिन अभी ऐसा लगता है क्यों नहीं हो रहा। आप अगर मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि अगर ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना है तो अपने से छोटे को देखो, है ना? अगर आप अमीर नहीं बन पाते, पैसे नहीं है, तो आप गरीब को देखो ना, जो रास्ते में बेगर्स होते हैं सो वो आई थिंक कैसे। ये ग्रेटिट्यूड के अंदर चीज़ें आ जाती है, बिकॉज आप अगर ये देखने लग जाते हो कि आपके पास क्या है, तो आपको अंदर से एक अच्छी अच्छी फीलिंग फील आने आने लगती है कि यू आर लाइक ऑन इन बेटर मतलब प्लेस पे हो, आपने एक अच्छा जगह बनाई है अपनी, तो फिर क्यों आप टेंशन ले रहे हो। तो फिर जब मैंने ये सोचने लगी तो मुझे लगा कि मैं तो बेटर प्लेस पे हूँ, अच्छा तो काम किया है, मुझे जितने भी लोग जानते हैं मेरे काम से जानते हैं। फिर वैसा करते 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 बिकॉज हम बहुत लोगों को चेस करते रहते हैं। हम लोगों अभी तो सोशल मीडिया चल रहा है, सो एवरी डे हम लोग लोगों को देख रहे हैं कि अरे ये कर रहा है, ये कर रहा जो है, कि ये कर फेक रहा है, सबको पता है वो फेक है। है। बताओ इसके बारे में प्लीज, तो थोड़ा क्या सा बताओ। आपको नहीं पता? इट्स ऑल फेक। इंस्टाग्राम फेक है, सोशल मीडिया फेक है। घर में रो रहे होंगे, जेब में 50 रुपए नहीं होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं जैसे पता नहीं क्यों मिलीनियर दिखाते बिलीनियर। हैं? क्या रीजन क्योंकि है? ऑडियंस को दुनिया को देखना ही पसंद है, बुरी चीजें देखना क्यों। मेरे को यही समझ में नहीं आता कि अगर मैं सोनम अरोरा, जो कि लोग जितने भी जानते हैं, अगर सोनम अरोरा नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाएंगे, अरे कहेंगे ये एक्टर है, एक्टर ऐसे खाना खाते हैं। क्यों ऐसे सोच, लोगों का जो थॉट्स है ना, वो उनको कैसे चेंज करोगे? वो होते ही नहीं है चेंज। ओके, तो फिर वो आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप ये दिखाओगे अरे ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे, तो आपको कोई 5,000 भी नहीं देगा। ओके, बट आई थिंक फेक बनना पड़ता है सोशल मीडिया पे। हाँ, बट मैं अभी ऐसा नहीं कर रही। मैं सोच रही हूँ कि जैसे जैसे मैं ग्रो कर रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं रियल दिखाऊँ। मुझे नहीं फेकनेस दिखाना, क्योंकि वो भी है कि जितना हम जैसा दिखाते रहेंगे ऑडियंस वैसा ही देखना पसंद करेगी। जब रियलिटी दिखाना, देखो डीप डाउन एवरीबडी नोज व्हाट इज़ द ट्रुथ। सच्चाई क्या है आप भी जानते हो, रियल पाथ क्या है आप भी जानते हो, हर बच्चा जानता है। आजकल सोशल मीडिया एवरीवेयर, हर जगह उनको अवेलेबल है हर चीज़। लेकिन ये है कि हमें एक्सेप्ट नहीं करनी, हमको दूसरी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। अभी जैसे मैं अभी ट्रैवल कर रही थी, तो ट्रैवल में एक लेडी मुझसे पूछती, मैंने एकदम नॉर्मल मास्क वगैरह लगाया हुआ था, मैं जब पब्लिक प्लेस में कभी जाती हूँ तो मास्क लगा लेती हूँ। तो पूछ रही थी आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। मैं ज़्यादा ना बताती नहीं, जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ ना मास्क लगा लेती हूँ, मैं बताती नहीं, क्योंकि मुझे मेरे अपने जोन में रहना होता है। फिर आप एक्टर बोलोगे तो फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर आपके अंदर एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसे आपको एक्टर सब पहचान लेता है, ऑटोमेटिकली अपने बॉडी के अंदर हाँ, बॉडी वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है ऐसे कि चौड़ में। अरे हाँ ये तो पहचान रहा है मुझे, तो फिर थोड़ा सा शो ऑफ शो करना ऑफ पड़ेगा। करने लगता है। तो मेरे को होता है कि मुझे जब मैं कुछ काम नहीं कर रही तो मैं अपने जोन में रहना चाहती हूँ। तो मैंने बोला मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। फिर वो यहीं विले पार्ले में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ तो उदित नारायण के साथ जो सिंगर थे वो आते हैं, तो फिर सब बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, शो ऑफ वाली बातें। मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने इनको बताया कि मैं फैशन डिज़ाइनर। अगर मैं इनको बताती कि मैं एक्टर हूँ तो वो बोलते अरे ये तो हमारे साथ ही यहाँ पे रोड पे चल रही है, एक्टर ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो उनका वो जजमेंटल होते हैं मेरे लिए। क्यों नहीं चल सकता भाई? क्यों नहीं पानी पूरी खा सकता भाई? इंसान तो वो भी है। हाँ, राइट। तो ये जो जजमेंटल वाली लोग हैं ना, इसकी वजह से ना एक्टर को शो ऑफ करना पड़ता है, और कोई रीज़न नहीं है। घर के अंदर वो एकदम सिंपल ही होंगे, हाँ, नीचे बैठ के ही हाथ से खाना खाते होंगे। लेकिन ये जो पब्लिक है ना, जो बना रखा है कि एक्टर सिर्फ मर्सिडीज में चलेगा या फिर बड़े बंगलों में रहेगा, उनका परसेप्शन ही गलत है। क्या करे फिर? आपको पूछेगा नहीं कोई। सो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को एक्टिंग इसलिए करनी है कि बिकॉज ज़्यादा पैसा है। शायद उनको उतना काम में मज़ा भी नहीं आता रहेगा, बट देन उन लोगों को देखा होगा कि आई थिंक इसमें ज़्यादा पैसा है, इसके लिए लोग एक्टिंग में आ गए। कितने लोग मुझे बोलते हैं अरे कितना कमा लेती हो, बड़े पैसे होंगे, तुमने तो घर बना लिए होंगे, तुमने तो बॉम्बे में ये कर लिया होगा, वो कर। अरे आके देखो, आपने आर्ट को क्या बना दिया है। आर्ट को आपने एकदम अलग प्रोफेशन बना दिया है, एक बिजनेस बना दिया है। ये इतनी अच्छी जगह है ना, एक्टिंग फील्ड इतनी अच्छी जगह है ना, इसमें एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इट्स लाइक इन्फिनिटी या यूनिवर्स बोलो। मैं आर्ट वाली फील्ड को यूनिवर्स की जगह पे वो रखूंगी। अलग ही एक यूनिवर्स है। एक अलग ही यूनिवर्स है
जिसमें आपको सीखने को इतना कुछ है ना, जानने को, लेकिन लोगों ने सोच लिया कि अरे इसमें तो पैसा अच्छा मिल रहा है, कमाओ कमाओ कमाओ, तभी तो एक्टिंग नहीं कर पाते क्योंकि वो पैसे, सक्सेस पागल हो गए हैं जो कि परमानेंट भी नहीं आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? है। मेरे हिसाब से सक्सेस विजडम, नॉलेज। इफ़ यू आर नॉलेजेबल, इफ़ यू हैव विजडम, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और इससे बड़ी सक्सेस नहीं है इस दुनिया के अंदर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी। एंड ये हमारे शॉर्ट एपिसोड्स है, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम लोग 2-3 घंटे का प्रॉपर कॉन्वर्जेशन ये भी करेंगे। काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा हो गया ये। हाँ, बट डेफिनेटली और डीप में हम जा सकते थे, बट टाइम नहीं, बस हो गया, अभी इतना ज़्यादा डीप में जाने की ये जरूरत हमारा नहीं है। मास्टर कैमरा। आपको कैसा लगा? प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए। हाय, मुझे तो बहुत अच्छा लगा नीलेश ने। एक्चुअली आपने वो क्वेश्चंस पूछे जो आज तक कभी तक किसी ने भी नहीं पूछे, वो चीज़ें मेरे अंदर से निकलवाई जो आई थिंक मैंने किसी इंटरव्यू में बोली भी नहीं है। तो या थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना अच्छा मुझसे पूछने के लिए, कॉन्वर्सेशन करने के लिए, नॉलेज की बातें करने के लिए। मज़ा आया मुझे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस, थैंक्स टू यू फॉर हैविंग मी।